नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक अमर कहानी, गुल्ली डंडा। दोस्तों, मुंशी जी का जन्म 1880 ईस्वी में वाराणसी के लमही नामक एक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी वहीं पे हुई थी। इनके बचपन का नाम था नवाब राय और इनके चाचा जी इनको धनपत राय के नाम से भी बुलाते थे। प्रेमचंद्र हिंदी साहित्य में एक युग का नाम है और एक ऐसे पुरुष का नाम है जिनके ऊपर एक युग का निर्माण हो गया है। हिंदी साहित्य बिना प्रेमचंद्र के सोचा भी नहीं जा सकता। ऐसे महान साहित्यकार की एक प्रसिद्ध कहानी है गुल्ली डंडा। तो आइए सुनते हैं। हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। जब कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट-पोट हो जाता है। इनके साथ जाकर खेलने लगूँ पर मन पीछे हट जाता है। मज़े से किसी एक पेड़ की टहनी काट लो, गुल्ली बना लो और दो भी आदमी आ जाएं तो खेल शुरू। ऐसा है ये गुल्ली डंडा। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब यह है कि उसके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा न खर्चा किया जाए तो खिलाड़ियों में के खेल में शुमार ही नहीं हो पाता। ये गुल्ली डंडा ही है कि बिना हर्रा और फिटकरी के चोखा रंग देता है। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों में से अरुचि हो गई है। स्कूल में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेल की फीस ले ली जाती है। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मढ़ते हो? ठीक है, गुल्ली से आँख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने का, तिल्ली फट जाने का और टांग टूट जाने का भय नहीं रहता? अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी में बदल बैठे हैं। ये अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सबसे उत्तम खेल लगता है और बचपन की मीठी स्मृतियों में तो गुल्ली डंडा मेरा प्रिय खेल है। वह प्रातःकाल घर से निकला और पेड़ पे चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली बनाना, वह उत्साह कहाँ अब। वह सरल स्वभाव भी अब नहीं, जिसमें छूत अछूत अमीर गरीब का भेद नहीं रहता, जिसमें अमीराना चोचलों के प्रदर्शन की भूमिका की गुंजाइश नहीं रहती। उस वक्त भूलेगा जब घर वाले बिगड़ रहे होंगे, पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे होंगे। अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है। केवल उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ। न नहाने की सुधि है, न खाने की। गुल्ली है जो जरा सी पर उस दुनिया भर की, उसमें मिठास और आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का है जिसका नाम है गया। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला, बंदरों की सी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी ही चपलता, झल्लाहट। गुल्ली कैसी भी हो पर इस तरह से लपकता जैसे छिपकली कीड़े पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माता पिता थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन वही था। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित होती थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका स्वागत करने के लिए दौड़ते थे, अपना गोइयाँ बना लेते थे। एक दिन मैं और गया 2 ही थे और खेल रहे थे। मैं पद रहा था, वह पदा रहा था। कुछ दिन विचित्र घटना यह हुई कि पदाने में हम दिन भर मस्त रहे। पदना 1 मिनट भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो ऐसे अवसर आए कि शस्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य हो। लेकिन गया अपना दांव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा। अनुनय विनय का कोई असर नहीं हुआ। गया ने मुझे पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दांव दे के जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बन के पदने के बेर क्यों भागे जा रहे हो? तुम दिन भर पदाओ, मैं दिन भर पदता रहूं। हाँ, तुमको दिन भर बदना पड़ेगा। ना खाने जाऊँ ना पीने जाऊँ। हाँ, मेरा दांव दिए बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखता हूँ तुम मेरा क्या कर लोगे। कैसे घर जाओगे? कोई दिल लगी है? दांव दिया है, दांव लिए बिना नहीं जाने दूंगा। अच्छा, कल जो मैंने अमरूद खिलाया था वह लौटा दो। वह तो पेट में चला गया, तो निकालो पेट से। तो मेरा अमरूद क्यों खाया था तुमने? अमरूद तुमने दिया था, मैंने तब खाया, तुमसे मांगने नहीं आया था। तो जब तक मेरा अमरूद न दोगे मैं दांव भी न दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसको अमरूद खिलाया होगा।
कौन निस्वार्थी किसी के साथ सलूक कैसा करता है। बिच्छा तो स्वार्थ के बस ही सब देते हैं। गया हमने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दांव लेने का क्या अधिकार है। रिश्वत देकर लोग खून पचा जाते हैं, मेरा तो अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा क्या ये। अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी ना नसीब हुए होंगे। यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे खींचते हुए कहा, मेरा दांव कर जाओ, अमरूद समरूद मैं कुछ नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता। मैंने उसे गाली दी, उसने भी गाली दी और गाली ही गाली में एक चाटा जमा दिया। मैंने उसे दांत से काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया और मैं रोने लगा। मेरे इस अस्त्र का मुकाबला वह न कर और तुरंत आंसू पोंछ दंड की चोट भूल गया और मैं घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का, वह एक नीच जात का लौंडा, और मैं उसके हाथों पिट गया। मुझसे यह उस समय अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत न किया। उन्हीं दिनों पिताजी का तबादला या नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का दुख ना हुआ। पिताजी दुखी थे, वह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी, यहाँ 3 चीज़ें बहुत सस्ती और मोहल्ले की स्त्रियों से घिराव हो गया था। मैं बहुत खुश था, फूला नहीं समा रहा था, लड़कों में जीत उमड़ रहा था। घर में वहाँ के घर ऐसे थोड़े होते हैं, ऐसे ऊंचे ऊंचे होते हैं, आसमान बातें करता है। वहाँ अंग्रेजी में सब लड़के बात करते हैं। अगर कोई मार दे बच्चे को मास्टर अंग्रेजी स्कूल में तो वह सीधे जेल चला जाए। मुझसे उनकी निगाहों में कितनी सदा रही होगी यह नहीं सकते, भगवान ही जाने। हमें फिर इसी उजड़ ग्राम में जीना है और मरना है, तुम जाओ भाई, ऐसा मेरे दोस्त कहते। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास और उसी जिले का दौरा करता हुआ कस्बे में जा पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में उठ गई। मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की ओर चलने लगा। आंखें किसी प्यारे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ कुछ और परिचित न था। जहाँ खंडहर था वहाँ पक्के मकान बन गए, बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब एक सुंदर बगीचा हो गया। स्थान की काया ही पलट हो गई। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं उसे पहचान भी ना पाता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियाँ बाहें खोले अपने पुराने मित्रों से गले मिलने के लिए मैं अधीर हो रहा था, मगर तो वहाँ की तो दुनिया ही बदल गई। ऐसा जी होता कि उसकी धरती से लिपट जाऊं और रोऊं और कहूं कि मुझे भूल गई क्या, तो मुझे बहुत याद आ रहा। सहसा एक खुली जगह मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया। एक क्षण के लिए मैं भूल गया कि मैं अफसर हूँ। साहबी, ठाठ और रौब और आवरण सब मैं भूल गया। जाकर एक लड़के से पूछा, बेटे कोई यहाँ गया नाम का आदमी रहता है? लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया, चमार? मैंने यूं ही कह दिया, हाँ हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी हो तो शायद वही हो, जरा उसे बुलवा सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक ही क्षण में 5 हाथ के काले देव को साथ लाता हुआ दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया और उसकी ओर लपकना चाहा कि उसके गले से लिपट जाऊं, पर कुछ सोचकर चुप रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, कैसे न पहचानूंगा, क्यों नहीं। आप मज़े में हो? बहुत मज़े में। तुम अपनी सुनाओ। डिप्टी साहब का साइस हूँ। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ हैं? मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन डाकिया हो गए। और आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? मैंने पूछा। गया ने मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से ही फुर्सत नहीं है। तो आओ एक एक 2-2 हाथ हो जाए। आज तुम पदाना और हम पदेंगे। तुम्हारा दांव एक हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टके का मजदूर और मैं एक बड़ा अफसर। हमारा और उसका क्या जोड़। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप न थी। इसीलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा, पर खेले बगैर तो नहीं रहा जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से दूर जाएंगे और वहाँ खेलेंगे और बचपन की उस मिठास को खूब रस रस लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद कोई चिन्ह नहीं था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था इसी कारण था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया? सच कहना, गया झेपता हुआ बोला। मैं आपको याद करता हुजूर, किस लायक हूँ। भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, सो खेल लिया।
मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम सब लोगों की याद आती रहती है। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था अभी भी याद है। गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ। वाह, मेरे बाल पकड़े, वो सब मेरे बाल जीवन की रसीली यादें हैं। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था अब तो वह आदर सम्मान में भी नहीं है। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 2-3 मील बाहर आ गए। चारों तरफ सन्नाटा था। पश्चिम की ओर कोसों तक भीमताल फैला हुआ था, जहां आकर हम किसी कमल पुष्प को तोड़ ले जाते थे और उसके झुमके बनाकर कानों में डालते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबती चली आ रही थी। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली और डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गया। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। यह वही गया है जिसके हाथ में गुल्ली आप ही आकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाएं कहीं भी हो, गुल्ली उसकी हथेली में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर उसने वशीकरण डाल दिया हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी बड़ी, नोकदार, मोटी, सपाट, चाहे जैसी गुल्ली हो, वह सब गया के हाथ में चुम्बक की तरह चपक जाती थी। लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। मैंने तो पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियाँ करता रहा, अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी करता रहा। हुच जाने पर भी डंडा खेले जाता। हालांकि शास्त्र के अनुसार बारी आनी चाहिए थी उसकी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झपट कर उसे खुद उठा लेता और दोबारा टाँड लगाता। गया ये सारी बेकायदगियाँ देख रहा था पर कुछ नहीं कहता था, जैसे उसे वह सब कायदे कानून मालूम न हो। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे से आकर लड़ी। उसके हाथ से छूटकर उसका क्या काम था, डंडे से टकरा कर जाना। लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में नहीं लग रही थी। कभी दाहिने जाती, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आधे घंटे बदाने के बाद एक गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की। गुल्ली डंडे में नहीं लगी। बिल्कुल पास से गई है लेकिन नहीं लगी। गया ने किसी प्रकार का असंतोष नहीं प्रकट किया। ना लगी होगी, डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला क्यों बेईमानी करोगे? बचपन में क्या मजाल थी कि मैं ऐसा घपला करके जीत जाता। यह गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज उसने कितनी आसानी से धोखा स्वीकार कर लिया और कुछ नहीं कहा। सहसा गुल्ली फिर डंडे से लगी, इतनी जोर से लगी कि जैसे बंदूक से छूटी हो। इसका प्रमाण के सामने अब किसी धांधली की मुझको आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्यों ना एक बार झूठ बताने की चेष्टा करूं। मेरा हरज ही क्या है? वह मान गया तो वाह, नहीं तो 2-4 हाथ पदना ही तो पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से छुड़ा लूंगा, फिर कौन दाव देने आता है। गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने देखा लगते हुए? मैंने तो नहीं देखा, टन से बोली है सरकार। और जो किसी ईंट से टकरा गई हो तो? मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसा ही है जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट से ही लगी होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज़ थोड़ी होती। मैंने फिर पदाना शुरू कर दिया। इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसीलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तैयार कर लिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, यह न जाने कितनी देर पता, इसीलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दांव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं, कुछ नहीं परवाह। गया ने बदाना शुरू कर दिया, पर उससे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसके हाथ 1-2 बार टाँड लगाने का इरादा कर रहे थे, पर दोनों ही बार हुच गया। 1 मिनट में कम से कम वह दांव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। एक दांव और खेल लो, तुम तो पहले ही हथियार डाल चुके हो। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया, तुम्हारा अभ्यास छूट गया है, कभी खेलते नहीं। खेलने का समय कहाँ मिलता है सरकार। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुँच गए। गया चलते चलते बोला, कल यही गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी जमेंगे, तुम भी आओगे। जब तुम्हें फुर्सत हो तब खिलाड़ियों को बुलाऊं। शाम का समय दिया मैंने और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10 आदमियों की मंडली थी। मेरे बचपन के कई खिलाड़ी साथी निकले। अधिकांश युवक थे जिन्हें न मैं पहचान सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देख रहा था। आज गया का खेल, उसका नैपुण्य देख मैं चकित हो गया। टाँड लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। कल की सी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज न थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसमें प्रौढ़ता आ गई है। कहीं कल इसने मुझे इस तरह बताया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लेती थी।
पढ़ने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्फी लपक ली। गया का कहना था गुल्ली जमीन से लगकर उछली। इन पर दोनों ने ताल ठोकने की नौबत आ गई। युवक दब गया। गया का तमतमाता हुआ चेहरा देख डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में ना था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ नहीं खेला, वह केवल खेलने का बहाना कर रहा था। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा भी क्रोध न आया, इसलिए कि वह खेल न रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मन रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। अब मैं अफसर हूँ। यह अफसरी मेरे और उसके बीच दीवार बन गई है। अब मैं उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, पर उसका साथ नहीं, साहचर्य नहीं। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था। यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया का योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ीदार नहीं समझता है। वह बड़ा हो गया और मैं छोटा। मुझे गुल्ली डंडे का खेल बहुत ही प्यारा है और आज मुझे अपने ऊपर दया आ रही है। तो इस तरह आपने सुना मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक कालजयी कहानी गुल्ली डंडा। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आएगी। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद।